हेलो बच्चों। अभी तक हमने इस पाठ में या इस एकांकी में ये देखा कि अभय सिंह जी बूंदी के राव के पास जाते हैं, बूंदी के राजा के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आप महाराणा के अधीन आ जाइए, मेवाड़ के अधीन आ जाइए, जिससे हम एकजुट हो जाएंगे और फिर हम विदेशी शक्तियों का मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर जो राव हेमू थे, जो बूंदी के राजा थे, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके अधीन नहीं आ सकते, हम स्वतंत्र रहेंगे और स्वतंत्र रह के हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो इसकी वजह से महाराणा ने आक्रमण कर दिया बूंदी पर। बूंदी पर आक्रमण कर दिया, वो घटना यहाँ पर नहीं है, लेकिन आगे की घटना से हमको पता चलता है कि महाराणा ने बूंदी पर आक्रमण कर दिया और वहाँ पर महाराणा की पराजय भी हुई। तो पराजय होने के बाद वो अपने महल में थे। यहाँ पर हमने दूसरे प्रसंग में देखा कि महल में उन्होंने इन्हें बहुत दुख था कि ये इन्होंने कलंक लगा दिया अपने राज्य के गौरव पर। लेकिन जो अभय सिंह जी है वो उनको काफ़ी समझाते हैं कि महाराज ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ तो उन्होंने चतुराई से रात के समय शिविर पर हमला किया, जिसकी वजह से हमारे सैनिक भागे, नहीं तो हम तो उन्हें हरा देते। लेकिन महाराणा नहीं मानते हैं और अंत में वो प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जब तक मैं उनके दुर्ग में सैनिकों के साथ प्रवेश नहीं करता तब तक मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। तो चारणी का वहाँ पर आगमन होता है। चारणी आती है, चारणी राजा को समझाती है कि ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, इससे दुश्मनी होगी दोनों में और ये सही बात नहीं है। महाराणा को भी गुस्से में थे, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, लेकिन बाद में इन्हें भी एहसास होता है कि इन्हें ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर ये निश्चय किया जाता है कि ठीक है, वो प्रतिज्ञा को तो पूरी करना ही है। उसके लिए क्या किया जाएगा, एक नकली किला बनाया जाएगा, नकली दुर्ग बनाया जाएगा और राजा उसको जीत लेंगे। तो ये हमने पिछले लेक्चर में देखा। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा दृश्य, पट परिवर्तन। चित्तौड़ के निकट एक जंगली प्रदेश, नकली दुर्ग का मुख्य दरवाजा, महाराणा लाखा और सेनापति अभय सिंह का प्रवेश। तो जैसे हमने इसके पहले देखा था कि इन्होंने ये निश्चय किया था कि हम एक नकली दुर्ग बनवाएंगे, तो अब नकली दुर्ग बनकर तैयार है और उसके पास में महाराणा लाखा और सेनापति अभय सिंह का प्रवेश हो रहा है। अभय सिंह कहते हैं, आपने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया, ठीक बन गया है ना? तो महाराणा कहते हैं, क्यों न बनता, निस्संदेह यह ठीक बूंदी दुर्ग की हूबहू नकल है। अब इस पर चढ़ाई करने का खेल खेला जाए। इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाने से मेरी आत्मा को संतोष नहीं होगा, लेकिन अपमान की वेदना में जो विवेकहीन प्रतिज्ञा मैंने कर डाली थी उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर राजा कहते हैं कि भाई, मेरी आत्मा को ये जो नकली हमने दुर्ग बनाया है इसको जीतने से मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, लेकिन क्योंकि मैंने एक विवेकहीन प्रतिज्ञा की है कि मैं उनको पराजित करूँगा, अपने ही लोगों को हराऊँगा, ओके, तब तक कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, ये जो विवेकहीन प्रतिज्ञा है इससे तो छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कराने के लिए किस तरह बाध्य किया जाए। तो यहाँ पर महाराणा का अभी भी यही है कि बूंदी को अधीनता स्वीकार करवाना है। ये चाहते हैं कि सब राज्य जो छोटे छोटे हैं, ओके, वो इनके अधीन आ जाए। अभय सिंह जी कहते हैं, निश्चय ही महाराज, शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर शिशोदिया का सिंहनाद होगा। सिंहनाद होगा मतलब हमारी विजय होगी। अच्छा, अब हम लोग आज के रण की तैयारी करें। महाराणा, किंतु यह रण होगा किससे? इस दुर्ग में कोई तो हमारा पथ प्रतिरोध करने के लिए होना चाहिए। तो अब राणा महाराज बोलते हैं कि यार ठीक है, नकली तो बना दिया, लेकिन हम आक्रमण करने वाले हैं, तो कोई तो वहाँ पर होना चाहिए अपोजिशन में जो हमको रोके और हम उससे लड़ाई करें और जीतें, और जीतकर जो हमारी प्रतिज्ञा है उसको पूरी करें। तो अभय सिंह जी कहते हैं, हाँ, खेल में भी तो कुछ वास्तविकता आनी चाहिए। मैंने सोचा है दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे जो बंदूकों से हम लोगों पर छूछे वार करेंगे, बंदूकों से नकली में हम पे गोलियां चलाएंगे। कुछ घंटे ऐसा ही खेल होता होगा और फिर यह मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। तो अभय सिंह जी कहते हैं कि हाँ, सही कहते हैं महाराज। तो यहाँ पर हम एक नाटक जैसा ही करेंगे। हम हमारे ही कुछ सिपाहियों को अंदर रखेंगे, वो
घंटों गोलियां हम पे चलाएंगे और फिर उसके बाद हम ये जो दुर्ग है इसको मिट्टी में मिला देंगे, हम इसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। दोनों का प्रस्थान होता है। दूसरी ओर से वीर सिंह के कुछ साथियों के साथ प्रवेश होता है। तो यहाँ पर अब राजा और अभय सिंह जी ये बात करके वहाँ से चले जाते हैं और फिर कहीं से वीर सिंह और उनके कुछ साथी वहाँ पर आते हैं। अब आपको याद होगा वीर सिंह हमने पात्र परिचय में किया था। वीर सिंह सेना में तो है महाराज के, महाराणा के सेना में है, लेकिन ये बूंदी के रहने वाले हैं। तो वीर सिंह कहते हैं, मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो कि हमारे सामने ये कौन सी इमारत बनाई गई है? पहला साथी कहता है, हाँ सरदार, ये हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। वीर सिंह कहते हैं, तो तुम जानते हो कि महाराणा इस गढ़ को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, किंतु क्या हम लोग अपनी मातृभूमि का अपमान होने देंगे? यह हमारे वंश के मान का मंदिर है, क्या इसे मिट्टी में मिलने देंगे? दूसरा साथी कहता है, किंतु यह तो नकली है, नकली बूंदी है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि वीर सिंह जो बूंदी के रहने वाले थे, लेकिन वो महाराणा की सेना में थे। अब ये वहाँ पर आते हैं अपने कुछ साथियों के साथ में। ओके, और ये देखते हैं कि ये बूंदी की इन्होंने इमारत बनाई हुई है और ये इसको जीतना चाहते हैं। तो यहाँ पर वीर सिंह जी कहते हैं कि ये तो गलत है, ये मेरी मातृभूमि है, मेरी मातृभूमि को कोई कैसे जीत सकता है? बाकी साथी कहते हैं कि ये तो नकली है, इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। वीर सिंह कहते हैं, और तुम जानते हो महाराणा इस गढ़ को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, किंतु क्या हम लोग अपनी मातृभूमि का अपमान होने देंगे? तो यहाँ पर वीर सिंह जी कहते हैं कि नकली तो नकली, लेकिन अगर इसको ये जीतते हैं तो ये हमारी मातृभूमि का अपमान है, यह हमारे वंश के मान का मंदिर है, क्या इसे मिट्टी में मिलने देंगे? दूसरा साथी कहता है, किंतु ये नकली बूंदी है। तो वीर सिंह कहते हैं, धिक्कार है तुम्हें, नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। तो वीर सिंह मतलब साथी तो कह रहे हैं कि ये नकली है, इसे मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि हमें अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं है या फिर कुछ कलंक लग जाएगा, लेकिन वीर सिंह जी कहते हैं कि नहीं, नकली बूंदी भी हमें प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस जगह एक भी हांडा है वहाँ बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, वीर सिंह जी कह रहे हैं कि ये नकली बूंदी को भी जीतना एक तरह से हम हांडाओं का अपमान है, और जब तक एक हांडा भी है वह बूंदी का अपमान आसानी से नहीं होने देगा। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि यह खेल केवल खेल नहीं रहेगा, यहाँ की चप्पा चप्पा भूमि सिसोदियों और हाड़ाओं के खून से लाल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वीर सिंह जी कहते हैं कि ये नकली जो खेल ये सोच रहे हैं, ये नकली नहीं होगा, ये तो अब असली होगा। हम लड़ाई करेंगे इन सिसोदियों से और यहाँ पर लहूलुहान कर देंगे। तीसरा साथी, अब वहाँ पे वीर सिंह के साथ में 2-3 लोग खड़े थे। तीसरा साथी कहता है, लेकिन सरदार, हम लोग महाराणा के तो नौकर हैं, क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित है? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है, हमें उनकी इच्छा में व्याघात नहीं पहुँचाना चाहिए। अब तीसरा साथी कहता है कि वीर सिंह जी, हम लोग तो यहाँ महाराणा के ही नौकर हैं, हम उनकी सेना में हैं, तो उनकी जो इच्छा है हम उसके विरुद्ध कैसे जा सकते हैं, उसमें रुकावट कैसे लेके आ सकते हैं? व्याघात, व्याघात मतलब रुकावट। यहाँ पर आप नीचे हर पेज के नीचे देखेंगे कि उसका मतलब दिया हुआ है। वीर सिंह जी कहते हैं, और जिस भूमि की धूल में हम खेलकर बड़े हुए, उसका अपमान भी कैसे सहन किया जा सकता है? जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ, हमारी तलवार ने उनके नमक का बदला दिया है, लेकिन जब मेवाड़ और बूंदी के मान का प्रश्न आएगा, हम मेवाड़ की दी हुई तलवार महाराणा के चरणों में चुपचाप रखकर विदा लेंगे और बूंदी की ओर से प्राणों की बलि देंगे। आज ऐसा ही अवसर आ पड़ा है। तो यहाँ पर वीर सिंह जी समझाते हैं कि आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमने भी तो उस नमक का बदला दिया है। जब भी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ है तो हमारी तलवार ने उनकी ओर से लड़ाई की है, उनके नमक का बदला दिया है। अब जब बात हमारे बूंदी के मान पर आती है तो अब हमको यही उचित लगता है कि हम जो मेवाड़ की तलवार है वो महाराणा के चरणों में चुपचाप रख दें और फिर उनसे विदा ले लें और बूंदी की ओर से प्राणों की बलि दें और बूंदी की ओर से हम लड़ाई करें। तो पहला साथी कहता है, निश्चय ही जहाँ पर बूंदी है वहाँ पर हांडा है, और जहाँ पर हांडा है वहाँ पर बूंदी है। कोई नकली बूंदी को भी अपमान नहीं कर सकता, कोई नकली बूंदी का भी अपमान नहीं कर सकता। जन्मभूमि हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तो अब जो बाकी साथी थे पहले ये सोच रहे थे कि भाई हम तो महाराणा के
नौकर हैं, हमें महाराणा के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन वीर सिंह की बातों को सुनकर उनके अंदर भी देश प्रेम आ जाता है और वो कहते हैं कि हम बूंदी का अपमान नहीं होने देंगे, जन्मभूमि हमें प्राणों से अधिक प्रिय है। वीर सिंह मेरे वीरों, तुम अग्नि कुल के अंगारे हो। अब यहाँ पर वीर सिंह जी उनमें थोड़ा और जोश लेके आते हैं, कहते हैं कि मेरे वीरों, तुम अग्नि कुल के अंगारे हो, अपने वंश की आभा को क्षीण न होने देना। प्रतिज्ञा करो कि प्राणों की तरह हम इस नकली दुर्ग पर मेवाड़ की राज्य पताका को स्थापित न होने देंगे। तो यहाँ पर वो उनको प्रतिज्ञा करवाते हैं कि ये जो हमारा दुर्ग है, नकली दुर्ग है, इसके ऊपर भी हम मेवाड़ राज्य की पताका, मतलब उनका जो झंडा है, उसको लगने नहीं देंगे, स्थापित होने नहीं देंगे। तो जो वीर सिंह के साथी थे, सब लोग एक साथ कहते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणों के रहते इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज न फहराने देंगे। वीर सिंह, मुझे आप लोगों पर अभिमान है और बूंदी आप जैसे पुत्रों को पाकर फूली नहीं समाती। जिस बूंदी में ऐसे मान के धनी पैदा होते हैं, उस पर संसार आशीर्वाद के साथ फूल बरसा रहा है। चलो हम दुर्ग की रक्षा की तैयारी करें। तो अब यहाँ पर वीर सिंह अपने साथियों के साथ वो जो नकली दुर्ग था उसकी रक्षा की तैयारी करने लगते हैं। फिर चित्र चेंज होता है, पट परिवर्तन होता है। चौथा दृश्य, अब ये दृश्य क्या है? बूंदी के नकली दुर्ग का बंद द्वार, महाराणा लाखा और अभय सिंह का प्रवेश। तो अब यहाँ पर बूंदी के जो द्वार हैं वो बंद हैं, वहाँ पर महाराणा लाखा और अभय सिंह आते हैं। महाराणा कहते हैं, सूर्य डूबने को आया, ये कैसी लज्जा की बात है। हमारी सेना बूंदी के नकली दुर्ग पर भी अपना झंडा स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। वीर सिंह और उसके मुट्ठी भर साथी अभी तक वीरतापूर्वक लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर महाराणा बड़ी चिंता में आते हैं, बोलते हैं कि यार शाम होने आ गई, लेकिन फिर भी हमारी जो इतनी बड़ी सेना है वह ये कुछ सैनिकों के सामने लड़ाई नहीं कर पा रही है, इनको हरा नहीं पा रही है। तो अभय सिंह जी कहते हैं, हाँ महाराणा, हम तो समझते थे कि घड़ी दो घड़ी में खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें छूछे वारों का मुकाबला करने के बजाय हानाओं के अचूक निशानों का सामना करना पड़ा। यद्यपि ये लोग गिनती में थोड़े हैं, किंतु इन्होंने दीवार की आड़ में उपयुक्त स्थान बनाकर हम पर गोली और तीर बरसाना प्रारंभ कर दिया। हमारी सेना इस आकस्मिक प्रहारों से भौचक्की हो गई। अब दुर्ग के भीतर के हानाओं की युद्ध सामग्री समाप्त हो गई है। आपकी प्रतिज्ञा पूरी होने में कुछ ही क्षणों का विलंब है। तो यहाँ पर अभय सिंह जी भी कहते हैं कि हाँ, मुझे भी लगा कि ये तो ठीक है, जैसे हमने सोचा है कि नकली युद्ध होगा, लेकिन ये तो असली युद्ध हो गया। यहाँ पर वीर सिंह अपने कुछ साथियों के साथ में दीवार के पीछे से उन्होंने हम पर आक्रमण कर दिया, हम पर गोली बरसाने लगे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अब धीरे धीरे उनकी जो युद्ध सामग्री है, जो गोली और जो तीर वगैरह है, वो अब उनके ख़त्म होने लगे हैं और कुछ ही समय में हम उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। महाराणा कहते हैं, ये भी अच्छा ही हुआ कि हमारे इस खेल में कुछ वास्तविकता आ गई। तो महाराणा कहते हैं कि ठीक है, चलो अच्छी बात है कि कुछ तो रियलिटी आई, कुछ तो वास्तविकता आई। यदि हमें बिना कुछ पराक्रम दिखाए ही दुर्ग पर अपना झंडा फहराने का अवसर मिल जाता तो मुझे जरा भी संतोष न होता। और सच पूछो तो मुझे वीर सिंह की वीरता देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता था कि ऐसे वीर के प्राणों की किसी प्रकार रक्षा हो जाए। तो यहाँ पर महाराणा कहते हैं कि अच्छी बात है कि चलो ये लड़ाई रियल हो गई। अब रियल हो गई तो थोड़ा मुझे संतोष होगा जब मैं इस पर अपना झंडा फहराऊंगा। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि वीर सिंह इतना वीर है। मैं नहीं चाहता कि इसकी मृत्यु हो, लेकिन बिना उसकी मृत्यु हुए ये दुर्ग पर अपना कब्जा नहीं कर पाएंगे। तो मतलब यहाँ पर वीर सिंह को अपने प्राणों की आहुति देनी ही पड़ेगी, उसके प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती। अभय सिंह, मैंने भी जब दुर्ग से अग्नि वर्षा होते देखी तो मुझे कुछ आश्चर्य हुआ था और कुछ क्षणों के लिए सफ़ेद झंडा फहराकर मैंने युद्ध रोक दिया था। तो यहाँ पर अभय सिंह जी कहते हैं कि शुरुआत में मुझे भी आश्चर्य हुआ कि यार हम यहाँ तो नकली युद्ध करवा रहे हैं, ये असली युद्ध कैसे हो गया। तो सफ़ेद झंडा इस बात का प्रतीक होता है कि अभी युद्ध नहीं होगा।
तो यहाँ पर अभय सिंह जी ने कहा कि मैंने सफ़ेद झंडा फहरा कर मैंने युद्ध रुकवाया और फिर मैं खुद दुर्ग के अंदर गया। उसके पश्चात मैं स्वयं दुर्ग के अंदर गया और वीर सिंह की उसके साहस के लिए प्रशंसा की। साथ ही उससे अनुरोध किया कि तुम इस व्यर्थ प्रयास में अपने प्राण न खो। तुम महाराणा के नौकर हो, तुम्हें उनसे विरुद्ध हथियार न उठाना चाहिए। किंतु उसने उत्तर दिया कि महाराणा ने हाड़ाओं को चुनौती दी है, हम उस चुनौती का उत्तर देने को मजबूर हैं। महाराणा यदि हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो खुशी से ले लें, लेकिन हम इतने कायर और निष्प्राण नहीं हैं। निष्प्राण मतलब प्राणों से रहित, मतलब हमारे अंदर भी जान है, कि अपनी आँखों में बूंदी का अपमान होते देखें। मेवाड़ में जब तक एक भी हांडा है, नकली बूंदी पर भी बूंदी की ही पताका फहराएगी। तो यहाँ पर अभय सिंह जी कहते हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैं अंदर गया, मैंने वीर सिंह जी से बात की, उन्हें समझाया, लेकिन वो नहीं समझना चाहते थे। वे कहते थे कि बूंदी का जब तक कोई भी एक हांडा मेवाड़ के अंदर है, तब तक नकली बूंदी पर भी मेवाड़ अपनी पताका नहीं फहरा सकते। तो महाराणा निश्चित ही इन वीरों की जन्मभूमि के प्रति आदर भाव सराहनीय है। तो यहाँ पर महाराणा ये देखकर बड़े भाव विभोर हो जाते हैं कि किस तरह से हांडा अपनी जन्मभूमि से प्रेम करते हैं। मैं जानता हूँ कि इन लोगों के प्राणों की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं है। इतने बहुमूल्य प्राण लेकर भी मुझे प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। तो ये कहते हैं कि ये तो मतलब बहुत अनमोल है मेरे लिए, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, मुझे तो इन्हें मारना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा जो की है, मुझे ये दुर्ग को जीतना है। वह देखो, दुर्ग के उस दरार में खड़ा हुआ वीर सिंह कितनी फुर्ती से बाण वर्षा कर रहा है। अकेला ही हमारे सैकड़ों सैनिकों की टोली को आगे बढ़ने से रोके हुए है। धन्य है ऐसे वीर, धन्य है वह माँ जिसने ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया, धन्य है वह भूमि जहाँ पर ऐसे सिंह पैदा होते हैं। और फिर एक जोर का धमाका होता है, प्रकाश होता है। तो यहाँ पर महाराणा देख रहे हैं कि किस तरह से वीर सिंह बड़ी फुर्ती से मतलब एकदम क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर, फुर्ती मतलब जिसके अंदर एनर्जी है, काफ़ी एनर्जी है, बड़ी फुर्ती से बाण वर्षा कर रहे हैं, मतलब फटाफट तीर चला रहे हैं। और हमारे जो हजारों की सैनिक हैं, इनको उन्होंने आगे बढ़ने से रोक रखा है। और महाराणा ये सब देख रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तब तक एक जोर का धमाका होता है। महाराणा कहते हैं, अरे देखो अभय सिंह, गोले के वार से वीर सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण पखेरु उड़ गए मतलब वीर सिंह की जो प्राण है वो निकल गई। गोले का धमाका हुआ, वहां पर गोला दगा और वीर सिंह जी मर गए। बूंदी के मतवाले सिपाही सदा के लिए सो गए। तो सारे जितने सिपाही थे, गोले का धमाका हुआ मतलब यहाँ से इन्होंने बम फेंका, और बम फेंकते ही दुर्ग में धमाका हुआ और सारे सिपाही मर गए। अब हम विजयश्री प्राप्त कर सके, मतलब अब हम जीत गए, अब हम विजयश्री प्राप्त कर सके। जाओ दुर्ग पर मेवाड़ का पताका फहराओ और वीर सिंह के शव को आदर के साथ यहाँ ले आओ। तो ये कहते हैं कि भाई जाओ, अब वहाँ पर अपनी पताका फहराओ, झंडा लगाओ, और वीर सिंह जो हैं उनका जो शव है उसको आदर के साथ लाओ। अब अभय सिंह का वहाँ से प्रस्थान होता है। अभय सिंह जाते हैं। महाराणा, आज इस विजय में मेरी सबसे बड़ी पराजय है। अब महाराणा सोचने लगते हैं कि ये जो मैंने विजय हासिल की है, ये विजय कम मेरी पराजय ज़्यादा है। मैंने एक क्या ऐसे कई योद्धाओं को यहाँ पर खोया है। व्यर्थ के दंभ ने आज कितने ही निर्दोष प्राणों की बलि ले ली। तो ये जो अहंकार था, मेरा अहंकार था, इसकी वजह से कितने लोगों ने अपने प्राण त्यागे हैं। चारणी फिर वहाँ पर आती हैं। चारणी, महाराणा, अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई, अब तो आपने अपने सिर का कलंक का टीका धो लिया। यह देखिए, बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं। वह सुनिए, मेवाड़ की सेना में विजय दुदुम्बी बज रही है। दुदुम्बी मतलब डंका, नगाड़ा, ओके, ढोल बज रहे हैं। तो यहाँ पर चारणी आके महाराणा को एक तरह से टॉन्ट करती हैं। महाराणा को कहती हैं कि अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई, आपने अपने सिर का कलंक का टीका धो लिया। देखिए, बूंदी के दुर्ग पर अब आपकी विजय पताका फहरा रही है। तो महाराणा चारणी को कहते हैं, चारणी, क्यों पश्चाताप
में विकल प्राणों को तुम और दुखी करती हो। न जाने किस बुरी सायत मतलब टाइम में, समय में, मुहूर्त में, न जाने किस बुरी सायत में मैंने बूंदी को अपने अधीन करने का निश्चय किया था। वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए हैं, मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया है। मैं देखता हूँ ऐसी वीर जाति को अधीन करने की अभिलाषा करना पागलपन है। तो यहाँ पर महाराणा कहते हैं कि पता नहीं वो कौन सा समय था जिसमें मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। वीर सिंह की जो वीरता थी उससे मेरे हृदय के द्वार खुल गए, मुझे समझ में आ गया, मेरी आंखों से पर्दा हट गया। अब मैं देखता हूँ कि ऐसी वीर जाति को अधीन करने की अभिलाषा करना पागलपन है। मतलब अब मैं समझ गया हूँ कि ऐसी वीर जाति जो है इसको अपने अधीन करना, अपना गुलाम बनाना, ये एक पागलपन है, ये सही नहीं है। चांदनी, तो क्या महाराणा अब भी मेवाड़ और बूंदी के हृदय मिलाने का कोई रास्ता निकल सकता है? तो अब चांदनी ये देख रही है कि महाराणा भी समझ चुके हैं, तो ये उनसे कहती है कि अब कोई ऐसा तरीका होगा जिससे बूंदी और मेवाड़ दोनों एक साथ मिल जाए। वीर सिंह के शव के साथ अभय सिंह का प्रवेश। तब तक वहाँ पर वीर सिंह के शव को लेकर अभय सिंह आ जाते हैं। महाराणा शव के पास बैठते हुए, चारणी, इस शहीद के चरणों के पास बैठकर मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ, किंतु क्या बूंदी के राव तथा हांडा वंश का प्रत्येक राजपूत आज की इस दुर्घटना को भूल सकेगा? क्योंकि अब यहाँ पर ये जो वीर सिंह थे ये हांडा के थे, बूंदी के थे, तो अब बूंदी के लोग इस बात को कैसे भूलेंगे कि महाराणा के यहाँ पर दुर्ग में सब लोगों ने एक साथ मिलकर आक्रमण करके, क्या कह सकते हैं हम, वीर सिंह का वध कर दिया। बोले इस घटना को अब ये हांडा के लोग कैसे भूलेंगे? तब तक वहाँ से राव हेमू का प्रवेश होता है। राव हेमू कहते हैं, क्यों नहीं महाराणा, हम युग युग से एक हैं और एक रहेंगे। आपको यह जानने की आवश्यकता थी कि राजपूतों में न कोई राजा है न कोई महाराजा। सब देश, जाति और वंश की मान रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक हैं। हमारी तलवार अपने ही स्वजनों पर न उठनी चाहिए। बूंदी के हांडा सुख और दुख में चित्तौड़ के शिशोधियों के साथ रहे हैं और रहेंगे। तो यहाँ पर राव हेमू आते हैं और राव हेमू महाराज को बताते हैं कि आप चिंता मत करिए, मतलब हम आपके साथ हैं, हम आपसे कोई दुश्मनी नहीं करेंगे, हम सब राजपूत अग्नि के पुत्र हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि हम सब राजपूत तो अग्नि के पुत्र हैं, मतलब हम सब एक ही हैं। हम सबके हृदय में एक ज्वाला जल रही है, हम कैसे एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं? हम एक दूसरे से पृथक मतलब हम कैसे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं? वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया। और यहाँ पर वो कहते हैं कि ये जो वीर सिंह का बलिदान है इसने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया। अब हम मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि किस तरह से अपनी जन्मभूमि के लिए युद्ध करना है, ये वीर सिंह ने हमको सिखाया। महाराणा कहते हैं, निश्चय ही महाराज, हम संपूर्ण राजपूत जाति की ओर से इस अमर आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाएं। सब बैठकर वीर सिंह के शव के आगे झुकते हैं और यहीं पर ये एकांकी समाप्त होती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस एकांकी के द्वारा ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से राजपूतों में अपने देश के प्रति प्रेम था, किस तरह से वो एक तरह से शक्तिशाली थे, बलशाली थे और अपनी जन्मभूमि पर निछावर होने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। तो अगर हम इस कहानी का, इस एकांकी का सार समझें तो यहाँ पर ऐसा था कि मेवाड़ एक बड़ा राज्य है और बूंदी एक छोटा सा राज्य है। यहाँ पर मेवाड़ बूंदी को अपने अधीन करना चाहते हैं। अपने अधीन इसलिए करना चाहते हैं कि वो चाहते थे कि सब जो राजपूत हैं उनके अधीन हो जाएं और फिर वो एक बड़ा साम्राज्य बन जाए और फिर विदेशी शक्तियों का सामना कर सके। लेकिन बूंदी के जो राजा थे राव हेमू, वो इस बात के लिए तैयार नहीं होते हैं कि हम यहाँ पर महाराणा के अधीन होंगे और इसी वजह से महाराणा और बूंदी के बीच में युद्ध भी हो जाता है। मेवाड़, हम कह सकते हैं मेवाड़ और बूंदी के बीच में युद्ध होता है जिसमें मेवाड़ की पराजय होती है। मेवाड़ की पराजय से महाराणा को बहुत दुख होता है और वो प्रतिज्ञा करते हैं कि वो वापस से बूंदी पर आक्रमण करेंगे और उन्हें हराएंगे। लेकिन चारणी
महाराणा को समझाती हैं कि ये करना उचित नहीं है, इससे दो जातियों में दुश्मनी बढ़ेगी और इससे एक तरह से देश जो है वो कमज़ोर होगा। बाद में महाराणा को ये बात समझ में आती है, तो ये निश्चय किया जाता है कि एक नकली दुर्ग बनाया जाए और उसके ऊपर आक्रमण किया जाए, जिससे जो महाराणा ने प्रतिज्ञा की है वो पूरी हो जाए। नकली दुर्ग बन जाता है और एक ड्रामा जैसे डिसाइड किया जाता है कि होगा, और वहाँ पर मेवाड़ की पताका फहराई जाएगी और फिर इससे राजा की जो प्रतिज्ञा है, महाराणा की प्रतिज्ञा, वो पूरी हो जाएगी। लेकिन वीर सिंह जो हांडा जाति के थे और बूंदी के रहने वाले थे तो वो महाराणा की सेना में, लेकिन क्योंकि जन्मभूमि उनकी बूंदी थी, इन्हें अपनी जन्मभूमि पर बहुत नाज था, गर्व था, और ये नकली बूंदी को भी किसी दूसरे के अधीन होता नहीं देख सकते थे। तो इसलिए यहाँ पर युद्ध नकली होना था, लेकिन असली युद्ध होता है। और वीर सिंह जी बड़ी ही वीरता से महाराणा के जो सिपाही हैं उनके साथ लड़ाई करते हैं। इस लड़ाई में वीर सिंह जी की हार होती है, मृत्यु होती है, लेकिन इससे महाराणा को भी बड़ा दुख होता है। वे जीत कर भी हारा हुआ महसूस करते हैं और सोचते हैं कि किस तरह से अब हांडाओं के साथ उनकी दोस्ती होगी। लेकिन राव हेमू तभी वहाँ पर आते हैं और वो महाराणा से कहते हैं कि हम सब एक हैं, हमारे पूर्वज एक हैं, तो हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं, हमें एक दूसरे के ऊपर तलवार नहीं चलानी चाहिए। और ये जो वीर सिंह जी हैं, इनके बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। और फिर सब लोग नतमस्तक होते हैं। जो वहाँ पर वीर सिंह जी का शव होता है उसके सामने नतमस्तक होते हैं, और फिर यहीं पर ये एकांकी समाप्त होती है। धन्यवाद।